नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात तो करेंगे बिहार की राजनीति की, लेकिन बिहार की राजनीति में जहां पर माफिया, जहां पर आतंक, वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा ही काटता है। तो इस वक्त देश भर में अगर किसी व्यक्ति विशेष का कोई आतंक है, कोई हवा है या कोई माफिया है इससे जुड़ा हुआ, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ का नाम ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब तो देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चाएं जो है वो होना आम बात हो गई है। तो बिहार की राजनीति हो, बिहार में चुनाव जो है वो नजदीक हो, और ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक उसके साथ पैरेलल अगर हम देखते हैं तो माफियाओं को नामो निशान मिटाने के लिए अगर किसी का नाम आता है तो वो है उत्तर प्रदेश। फिर चाहे वो विकास दुबे हो, क्योंकि आरोप तो ये लगते हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार जो गाड़ी पलटी वो पलटी विकास दुबे की, जिसने लगभग 8 पुलिस वालों को मार दिया था। और फिर उसके बाद में अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते हुए लोगों का दमन करते थे, शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, और उसके चलते हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल बेबस नजर आता था। क्योंकि जब मैं संविधान की बात करता हूं तो संविधान आप देखिए कि संविधान राजनेताओं को किस तरीके से जो है वो जिसको कहते हैं ना कि पोषित करता है, उनको जो है वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की देता है। कैसे देता है आप खुद देखिए, क्योंकि कहने को तो हम ये कहते हैं कि इक्वल जस्टिस है, लेकिन इक्वल जस्टिस तब कहां चला जाता है जब कोई व्यक्ति ट्रायल पे, जिसके ऊपर जो है वो अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए लेकिन वो जेल में है, और ऐसी स्थिति में वो वोट नहीं कर सकते, तो संविधान जो है वो उसको वोट देने से दूर रखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो जेल में है और जेल से वो पर्चा भी भर सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है, और वो जीतकर माननीय सांसद भी बन सकता है। यह हमारा संविधान जो है वो उसको इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि संविधान जो है वो सबके लिए इक्वल है, न्याय जो है वो सबके लिए इक्वल है, तो ये हम सबका जो है वो वहम है। आर्टिकल 105 संविधान का और आर्टिकल नंबर 106 साफ तौर से यह कहता है कि अगर किसी सांसद के ऊपर इसी तरीके का कोई ट्रायल, या अगर वो किसी केस में जो है वो जेल के अंदर जाता है, तो उसको सत्र के जो है वो 60 दिन पहले और 60 दिन बाद एक इम्यूनिटी मिल जाती है। मतलब उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। संसद के पटल के ऊपर वो कुछ भी बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, कोई भी टिप्पणी कर सकता है, उसके ऊपर आप मानहानि का केस दर्ज नहीं करा सकते। तो एक तरीके से अगर आप देखते हो तो कहने को जो संविधान है वो एक तरीके से राजनेताओं की पॉकेट में, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं, ये ठीक उसी तरीके से जो है वो बेबस नजर आता है। तो आम आदमी का संविधान अलग है और ऐसे राजनेताओं का संविधान अलग है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में, तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है, कई बार जो है वो हम सोचते हैं, अलग अलग तरीके से आकलन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर मजबूत है, 24/7 जो है वो चुनावी बोर्ड में रहती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और होती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है और चुनावी मैनेजमेंट है, उसका कोई तोड़ अभी विपक्षी पार्टियों के पास है नहीं। अब आप देखिए, जिस जंगल राज को बार बार जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव के, उस जो 90 से लेके 2005 का जो शासन था, उसकी बार बार बिहार की जनता को याद दिलाया जाता है, और बिहार की जनता भी उसको भूली नहीं है। और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से राघोपुर सीट, और राघोपुर की जो सीट है, सॉरी रघुनाथपुरा की जो सीट है, राघोपुर सीट से तो तेजस्वी यादव है, रघुनाथपुर की जो सीट है जो सिवान लोकसभा क्षेत्र में आती है, वहां से इस बार आरजेडी ने टिकट दिया है। आपको पता होगा 3 बार के विधायक रहे वो 2015 से लगातार हरिशंकर यादव। और क्यों रहे? क्योंकि वहां पर
मुस्लिम और यादव फैक्टर, एमवाई फैक्टर जो है वो जबरदस्त काम करता है। लेकिन इस बार ये हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा जो है साहबुद्दीन के बेटे, उस ओसामा साहब को वहां से टिकट दिया गया है, एक सेफ सीट दी गई है। अब ओसामा के ऊपर आए, उससे पहले जब मैंने कहा कि लोहे को लोहा काटता है, तो इस लोहे का मतलब अगर इस देश में ऐसे माफियाओं का कोई इलाज है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो ये लोहे को लोहे का मतलब उसका उलट सीधा उसी की तरीके का। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की वहां रैली हुई तो लोग वहां बुलडोजर लेके खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, और साथ में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात बोली कि जैसा नाम वैसा काम। तो जैसा नाम, तो ओसामा का नाम जो है वो सीधे तौर पर ओसामा बिन लादेन, योगी आदित्यनाथ का इशारा वही था कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन उसका नाम था, ठीक वैसा ही उसका काम था, आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। तो ओसामा साहब जो है वो अभी 3 महीने लंदन से वो अपनी पढ़ाई करके लौटे हैं। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट ये है, खबर यह है कि उन्होंने लंदन से जो है वो वकालत की पढ़ाई की है, लेकिन चुनावी हलफनामे में अपना जो हलफनामा दिया है उसमें अपनी योग्यता 10वीं पास रखी है। जबकि उलट इसके जो उनकी वाइफ है, उनका जो हलफनामा, जो उनकी वाइफ है उसकी योग्यता में वो एमबीबीएस, लेकिन हाउस वाइफ। तो ऐसा क्यों कहा और इसका ओसामा से क्या लिंक है? तो अगर हमें इसको समझना है तो हमें जाना पड़ेगा 1980 के दशक में। 1986 में जब 19 साल की उम्र में साहबुद्दीन के ऊपर पहला केस चला, उनको जेल भेज दिया गया और उसके बाद में हिस्ट्री सीट के तहत ए लेवल का अपराधी घोषित कर दिया बिहार के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति का आतंक कितना होगा उस वक्त। ऐसे ही जो है वो कोई जंगल राज नहीं कहता लालू प्रसाद यादव के उस राज को। और उससे भी बड़ी बात, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में एमपी और एमएलए बनने के लिए जो योग्यता ही निर्धारित की गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र होनी चाहिए। तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। तो ओसामा जेल में रहते हुए 23 साल की उम्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पहला जो है वो चुनावी नामांकन भरता है 1990 में। और उस वक्त साहबुद्दीन की उम्र होती है 23 साल। तो आप सोचकर देखिए क्या 23 साल का एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है क्या? और जब पर्चा भर दिया गया, उनको अयोग्य घोषित करने की बारी आई, तो आज तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो जिस तरीके से दंगे करवाता है वो बिहार में सफल नहीं होगा। तो दंगे कौन करवाता है? तो दंगे कौन करवाता है? साहबुद्दीन। 1990 में उनकी जब चुनावी नामांकन को रद्द करने की बारी आते हैं तो सिवान में एक दंगा होता है और उस दंगे के डर के बाद 23 साल के इस व्यक्ति को, साहबुद्दीन को, चुनाव लड़ने दिया जाता है। और आप देखिए कि निर्दलीय के रूप में वो चुनाव जीतता भी है। और उस वक्त कड़ी टक्कर जरूर मिलती है जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होते हैं त्रिभुवन सिंह, और फिर उसके बाद में जेल के बाहर आ जाता है। और अब जो है वो राजनीतिक प्रभाव के चलते हुए अपना दबदबा स्थापित करता है और उसके बाद में एक के बाद एक, चाहे मर्डर हो, किडनैपिंग हो, या फिर बम फोड़ने की घटनाएं हो, आतंकी हमले हो, वो सारे काम जो है अनैतिक काम साहबुद्दीन के हिस्से में आते हैं। वो सारे काम करता हुआ चला जाता है और एक तरीके से डॉन बन जाता है बिहार का, सिवान लोकसभा क्षेत्र का। अब इसी के चलते, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव से इनकी नजदीकियां बढ़ती है और आरजेडी ज्वाइन कर ली जाती है। तो 1995 से लेकर 2005 तक वो आरजेडी के ही चुनाव चिन्ह के ऊपर, आरजेडी की जो पार्टी है उसी से वो लगातार सांसद बनते हैं। हालांकि 2005 के बाद में बुरा समय शुरू हो जाता है, और बुरा समय इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था साहबुद्दीन, और साथ में सीपीआई एमएल के एक नेता थे चंद्रशेखर। उनकी किडनैपिंग और उनके मर्डर के आरोप में उनको दिल्ली से पकड़ लिया जाता है।
और वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में उनकी वाइफ जो है वो भी 2 बार चुनाव लड़ती है, हिना साहब, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाती है। तो ये इतिहास है शहाबुद्दीन और उस जंगल राज का, जिस जंगल राज की बात की जाती है। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, आरजेडी से शहाबुद्दीन जो है वो चुनाव लड़ता था। तो इसमें जंगल राज कहने में जो है वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का साला साधु यादव वो भी तो यही काम करता था। और अगर यही था तो आपको पता ही होगा शिल्पी जैन का मामला, शिल्पी जैन और गौतम, जो 2 लाशें उनके सरकारी जो बंगला था क्वार्टर नंबर 12, जिसमें अधजली लाशें मिली थी एक सफेद कलर की मारुति कार में। और उसको लेकर, क्योंकि उस वक्त सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने हमला बोला था सम्राट चौधरी को, उससे जोड़ने का प्रयास किया था। तो यह है जंगल राज की कहानी। और उसी शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा। अब ओसामा जो है वो खुद इस वक्त जो है वो 3 महीने जेल में रहकर छूटा है। तो अब सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर आरजेडी को, ओसामा साहब को, हरिशंकर यादव जो 3 बार एमएलए रहा, उनकी मजबूत सीट से उनका टिकट काटकर ओसामा को टिकट क्यों दिया? तो एक तरीके से एक ऐसा क्षेत्र जिसमें दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो प्रचार करने तक डरते थे शहाबुद्दीन के सामने, वहां से टिकट दिया ओसामा को। तो एक बार फिर जो है वो जनता के दिलों में यादें ताजा करा दी जंगल राज की। लेकिन आरजेडी जो है वो जंगल राज के बजाय मुस्लिम यादव जो फैक्टर है उसको भुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जिसमें आप समझ सकते हैं सिवान से जो है वो लगातार शहाबुद्दीन, और उसके बाद 2015 से अब तक जो है वो लगातार हरिशंकर यादव। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर ऐसे नेता जिनके ऊपर केस चल रहे हैं या वो किसी ऐसे जिसको कहें कि अनैतिक कामों में जो लिप्त है, उनके खिलाफ एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैली करना। तो अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद क्या लोग जो है उस आतंक को, जंगल राज को याद करके क्या ओसामा को वोट देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि इसका आकलन जो है वो हम करेंगे जब चुनाव में वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद कि वहां से जो है वो खबरें क्या निकल कर आती है। क्योंकि इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो मिली जुली आ रही है, क्योंकि एक वर्ग जो कट्टर, जिसको हम कहें कि आरजेडी का समर्थक है, यादव समाज, और दूसरा मुस्लिम, वो ओसामा के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी है जो उस समय को याद करके वो सीधे तौर पर जो है वो ओसामा को खारिज करते हुए नजर आते हैं। तो यह है कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएमएल और आरजेडी के महागठबंधन की एक गाथा, जिसमें एक बार फिर जो है वो ठीक उसी तरीके से बिहार में बिना विजन के जंगल राज को खड़ा करने का एक प्रयास है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।